और जो स्थानीय सूबेदार होते थे, जैसे मैं आपसे पूछूं अकबर के समय पर कितने सूबे थे, अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी या प्रोविंसेस कितने थे, मैंने आपको बताया था। जैसे आज भारत में वर्तमान समय पर 28 राज्य हैं, वैसे ही अकबर के समय पर भी सूबे बटे हुए थे। तो आप कहेंगे अकबर के समय के जो सूबे थे यानी कि अकबर के समय पर जिम्मेदारियां सूबेदार के पास में थी, और जो सूबेदार के पास में जिम्मेदारियां थी बहुत बढ़िया, 12 प्लस 3 टोटल 15 सूबे अकबर के समय पर थे। संदीप कुमार जी एकदम सही आंसर आपका आया, प्रिया शर्मा एकदम सही आंसर है। तो 15 सूबे हुआ करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, वहां के सूबेदार से कनेक्ट करते थे कि भाई साहब हमको एक थोड़ा सा बिजनेस करना है, तो वो कहते थे ठीक है पुर्तगाली पहले से कर रहे हैं, तुम भी कर लो थोड़ा सा व्यापार, और क्योंकि उनको तो फायदा ही होता था, उस व्यापार से क्या होता था, उन सूबेदारों को टैक्स जाता था, और टैक्स जाता था आपका आगरा और दिल्ली। तो इस तरह से इनको परमिशन प्राप्त होती थी, क्योंकि ये कोई लड़ने के उद्देश्य से नहीं आते थे, या बात करें कि उस समय पर इनका उद्देश्य ऐसे भी स्पष्ट नहीं होता था कि धार्मिक है, क्योंकि इनका उद्देश्य उस समय पर होता था सिर्फ व्यापार कि भाई साहब हमें तो व्यापार के लिए परमिशन दे दो और थोड़ा सा व्यापार हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगाली पहले से कर रहे थे तो इन लोगों को भी परमिशन मिलती थी। ठीक है, तो जब इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री बनाई तो अब दिक्कत किसको होगी, पर राजा को तो पुर्तगालियों से जो टैक्स मिल रहा है वो टैक्स इनसे भी ले लेगा, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका व्यापार स्टैब्लिश है, यानी कि व्यापार किसका स्टैब्लिश है इस समय, पुर्तगालियों का, तो पुर्तगालियों को दिक्कत होती होगी हाँ या ना। तो इनके ओपोनेंट कौन बन गए, इनके प्रतिद्वंदी कौन बनेंगे, तो आप कहेंगे पुर्तगाली बनेंगे, नो डाउट। तो पुर्तगाली और आपका डचों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, और ये संघर्ष शुरू हुआ इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया कल मैंने आपको समझाया था, थम्स अप करके बताएं, सारे लोग जानते हैं इंडोनेशिया मैप पर कहां पर है। तो अगर आप देखेंगे भारत के अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो साउथ ईस्ट की तरफ आप पाएंगे कि इंडोनेशिया है नीचे की तरफ। तो इंडोनेशिया में, क्योंकि मैंने कहा था ये लोग समझ चुके थे कि भाई डच लोगों का ये मानना था कि भारत से ज्यादा अच्छे मसाले तो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा यहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में इनके कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले शुरू हुए, और वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे 1605 में। इसलिए ये लोग कहां पर सेंटर बना रहे हैं, देखो इन लोगों के सेंटर बनाने का अर्थ ही क्या था, इनका सेंटर बनाने का अर्थ था कि इधर आंध्र प्रदेश की तरफ सेंटर बनाएंगे और इधर जो इंडोनेशिया इधर की तरफ का जो व्यापार है उसको हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो 1605 में क्या हुआ, इंडोनेशिया में इनका वॉर हुआ, ये आपको याद रख लेना है। 1605 में इन 1605 क्या हो गया, इंडोनेशिया इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में दो शक्ति आमने सामने आ गई अपने व्यापार को लेकर के, एक तो पुर्तगाली और उनके खिलाफ आई डच, और डचों ने यहाँ पर कामयाबी इस बात में पाई कि इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया। तो पुर्तगाली कहाँ पर कमजोर हुए डचों के मुकाबले, इंडोनेशिया में। भारत की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पर, एक वर्ष था आपका 1619, एक जगह पड़ती है बैटेविया इंडोनेशिया में, बैटेविया बैटेविया में भी क्या हुआ कि दोनों शक्तियां एक दूसरे के सामने पहुंची, और बैटेविया में भी डचों ने पुर्तगालियों को हराया। कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि इंडोनेशिया में पुर्तगाली शक्ति कमजोर हुई या नहीं हुई। इसी समय पर 1619 में डचों ने अपना सेंटर बनाया बैटेविया को, बैटेविया पड़ता है इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहां पर एक खंडर थे, मतलब बड़े गड्ढे 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 कई खंडर जगह थी, उसको उन्होंने अपना सेंटर बना लिया। अब इतनी पावरफुल हो गए क्या ये कि 100 वर्ष से स्थापित पुर्तगालियों को बड़ी आसानी से हरा रहे हैं। दरअसल में डचेस जो पावर थी, यानी कि डचों की शक्ति का कारण क्या था कि जो हॉलैंड है ना आपका, उस हॉलैंड में उस समय पर दो बैंक बने थे, और उन बैंकों ने मैसेज दिया पूरे देश को, हॉलैंड को, कि जो भी इस बैंक में निवेश करेगा उसको बैंक सालाना 18% रिटर्न की गारंटी देगा। जैसे मैं आधुनिक समय में भी अगर बात करूं तो बैंक लगभग सालाना कितना इंटरेस्ट देते होंगे आपको, सेविंग अकाउंट जैसी चीजों पर जैसे हम बात ना करें तो आपसे कहें कि भैया अगर फिक्स डिपॉजिट करा दिया किसी ने, एफडी करा दिया, तो भी बैंक की दर अलग अलग लंबे समय के लिए अलग है, 8 9 10% तक, लेकिन साधारणतः हम मान के चलेंगे कि लगभग 4 से 5% आपका ब्याज मिलता है। ठीक है, उसको कहीं 5.5 भी आप बोल सकते हैं, जनरली मतलब 5 6 7 जो भी आप माने, जितनी आपकी समझ है। तो आप यहाँ पर एक बात कहेंगे, अगर उस समय पर आज से 400 साल पहले कोई बैंक प्रॉमिस कर रहा है कि 18% तुमको हम गारंटी देते हैं, तो इससे तो लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता उनका, और ऐसा नहीं था उन्होंने अपना जो प्रॉमिस है वो निभाया नहीं। 200 वर्षों तक हॉलैंड के बैंकों ने अपने जो शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया था, उनको 18% रिटर्न दिया, चाहे दुनिया में कहीं भी बिजनेस करके, चाहे दुनिया में कहीं भी मुनाफा कमा के उन्होंने दिया हो। तो वो जो बैंक थे वो डचों की शक्ति का कारण थे। दो बैंक कौन कौन से थे, अगर मैं बात करूं पहले उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो था एक्सचेंज बैंक 1609 में, हॉलैंड के दो बैंक जो बने थे उस समय पर। हॉलैंड मतलब है, हॉलैंड के जो व्यापारी थे उनको शक्तियां मिली, जिससे इन्वेस्टमेंट से उनको काफी धन की सप्लाई होती थी। लेकिन अगर हम हॉलैंड देश की बात करें तो हॉलैंड देश उतना मजबूत नहीं था, हॉलैंड देश उतना मजबूत नहीं था कि अपनी चीजों को, अपने संसाधनों को ढोता रहे। यहाँ के अधिकारियों में क्या था हॉलैंड के लोगों को, क्योंकि इनकी सैलरी बहुत कम थी। हॉलैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, हम सभी कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ईस्ट में व्यापार के लिए आई, तो हॉलैंड वासियों को बहुत ज्यादा वेतन नहीं मिलता था इनकी कंपनी के कर्मचारियों को। तो यहाँ के जो कर्मचारी थे, यानी कि वेरिंग डे ओस्ट इंडीज के जो कर्मचारी थे, वो अपने निजी व्यापार पर ज्यादा ध्यान देते थे, तो खुद के बिजनेस को ढूंढते रहते थे, अच्छा मेरा कैसे फायदा होगा, क्योंकि कंपनी के फायदे के बारे में ज्यादा विचार नहीं करते थे, और वही उनके पतन का कारण भी बना। अच्छा, जब ये शुरुआती दौर में डच हमारे देश में आए तो अंग्रेजों को इनका समर्थन था, मतलब ये कह सकते हैं गहरी दोस्ती भी नहीं थी तो दुश्मनी भी नहीं थी, क्योंकि सबके दुश्मन कौन है समय पर, आप आंसर करें जरा, सोचें सबके दुश्मन कौन रहे होंगे व्यापार के लिए, क्योंकि जो पहले से एस्टैब्लिश है उसी से तो सबकी आपका प्रतिद्वंदिता होगी, उसी को तो ओपोनेंट मानेंगे, तो ओपोनेंट सब मानते थे पुर्तगालियों को। तो अंग्रेज भी अगर कोई आता था ना इस समय पर, क्योंकि अभी अंग्रेजों के बारे में बात बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या आपका ये जो वो वर्ष है 1608 में आपका वो आपका जहांगीर के समय पर आ गया था 1609 में, इसका नाम है हॉकिंस। तो हॉकिंस ने सूरत वगैरह में, या फिर अगर हम बात करें मसूलीपट्टनम वगैरह में छोटी छोटी फैक्ट्री खोलनी शुरू कर दी थी 1611-13 में। तो डच और अंग्रेजों की ऐसे समझो दूर की दोस्ती थी, वो कहते तुम पुर्तगालियों को मारो, लेकिन इन्होंने क्या भूल की डचों ने, तो इंडोनेशिया में ही एक जगह पड़ती है अंबुनिया, अंबुनिया में अंग्रेज भी व्यापार कर रहे थे, डच भी थे वहां पर, पुर्तगाली भी थे। अब भिड़ंत हो गई वहां पर व्यापारियों के बीच में, क्योंकि अपना खुद का बिजनेस ढूंढते रहते थे डच लोग। तो अंबुनिया हत्याकांड हुआ एक 1623 में, जिसकी वजह से अंग्रेज और डचों के बीच में तनातनी हो गई, या एक दूसरे के राइवल्स हो गए। 1623 में क्या घटना हुई, एक 1623 में घटना हुई अंबुनिया हत्याकांड, और 1641 में मलक्का जीता। मलक्का की स्थिति कहां पर है बताओ फटाफट से, कल मैंने मलक्का मैप पर आपको दिखाया था, कौन या कॉन्क्वर्ड मलक्का, ये लाइन लिखना, कॉन्क्वर्ड मलक्का, पट्टम नाम की जगह ज्यादातर आपका आंध्रा में। 1641 में विलीपट्टम में फैक्ट्री खोली, छोटी छोटी फैक्ट्री खोल रहे हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय पर आपका अंग्रेज भी मौजूद है, पुर्तगाली भी मौजूद है। लिख लें इसको धीरे धीरे धीरे। अब देखोगे अगर भारत में, अगर हम ऑन मैप देखें डचेस की फैक्ट्री को, ध्यान से देखना, एक मैप हम आपको दिखाएंगे, डचों की फैक्ट्री का एक मैप आपको हम दिखाएंगे। लगा नहीं क्या मैंने उनको शेयर किया था डच फैक्ट्री का, दिखाएंगे छोटा सा मैप आप भी बनाना, आप एक छोटा सा मैप बनाना और उस पर एक बार नोट डाउन करो कि फैक्ट्रियां कहां कहां पर है, एक बार मार्क करेंगे। पहली फैक्ट्री मैंने बोला मसूलीपट्टनम, यानी कि किधर होगी आपका आंध्र प्रदेश में, हम मार्क करेंगे बस, आप यस करना जी, आप समझ पा रहे हैं। एक मैंने बोला आपसे, इन्होंने 1610 में आपका पुलिकट में, केरल में, यानी कि इस तट पर, पश्चिमी तट पर स्थापित की। 1616 में कहां गए आपका सूरत, यानी कि गुजरात क्षेत्र में आई आपका, यहां पर इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद में मैंने आपसे कहा 1641 में कहां पर गए वापस, आंध्र प्रदेश विलीपट्टम में एक फैक्ट्री स्थापित की इन्होंने। 1645 में ये लोग कहां पर आए, तमिलनाडु में एक फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की। ठीक है, इनके नाम भी नोट करना, आप मैप बनाया करो हमेशा कागज पर। 1653 में कहां गए आपका, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, क्योंकि बंदरगाह पड़ता है वहां पर, कोलकाता बंदरगाह आप जानते होंगे, तो वहां हुगली में इन्होंने चिंसुरा में। 1659 की अगर हम बात करें आपका, इधर श्रीलंका की तरफ गए, और 1663 में यहां पर केरला। तो इनकी फैक्ट्री थी। क्लियर है इनकी फैक्ट्रियों की स्थिति, कोई दिक्कत तो नहीं।
अच्छा, जब इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की तो फिर ये मतलब बहुत कामयाब क्यों नहीं हुए? इनके बहुत कामयाब ना होने का कारण है इन्होंने जो बंगाल में, ये जो वर्ष है इनका 1653, जब बंगाल में ये लोग व्यापार करते थे रेशमी वस्त्रों का। क्या था बंगाल में? यहाँ पर क्या उद्देश्य था? यहाँ पर इनका जो रेशमी वस्त्र होते थे, आपका रेशम के जो वस्त्र होते थे, ये इनके टारगेट पर थे यहाँ पर। और भी बहुत सारा व्यापार करते थे रेशमी वस्त्रों के अलावा। अगर हम बात करें जैसे कि जो कासिम बाजार था वहाँ पर, वहाँ के बाजार को भी कंट्रोल करना चाहते थे। तो ये बात का मैसेज वहाँ के मुगल सूबेदार ने दिया आपका शाहजहां को, क्योंकि इस समय पर शाहजहां था। ये आप सब जानते हैं ना, अगर 1627 से 1658 तक कौन शासक था? मुगल शासक तो शाहजहां था। तो शाहजहां को जब ये मैसेज मिला तो शाहजहां ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, यहाँ पर डचों के खिलाफ। तो डचों के खिलाफ जब ये कार्रवाई हुई तो यहाँ पर डच कमजोर हुए और फिर बाद में इनके व्यापार को नुकसान पहुंचाया था मराठा साम्राज्य ने। जैसे मैंने आपको बताया था बाजीराव ने पुर्तगालियों को किस वर्ष में हराया था, तो वहां पर भी पुर्तगाली कमजोर हुए। आपको याद होना चाहिए 1739, जो सालसेट द्वीप है महाराष्ट्र का, या बसीन है, वो पुर्तगालियों से छीन लिया था। किस व्यक्ति ने छीना था जरा बताएं? 1739 में। हमने एक वॉरियर बताया था आपको, 1720 से 1740 तक मराठा पेशवा थे, बाजीराव। बहुत कमाल, एकदम ठीक वर्ष आप सब लोगों ने लिखा है 1739। इस्माइली शर्मा एकदम ठीक आंसर है। तो कहने का मतलब है एक तरफ तो मुगल इनके खिलाफ हुए, ठीक है, क्योंकि मुगलों का पक्ष हो गया था अंग्रेजों की तरफ। दूसरा जो मराठा साम्राज्य वो इनके खिलाफ हुआ, और तीसरे इनके अपोनेंट कौन है? अंग्रेजों को अपने खिलाफ धीरे धीरे, जब अंग्रेजों को ये लगा कि यार पुर्तगाली तो कमजोर हो गए व्यापार में और डच एक शक्ति बन के उभर रहे हैं, तो अब अपोनेंट कौन हो गया? अब अंग्रेज भी व्यापार कर रहे थे तो अंग्रेज और डच एक दूसरे के विरोधी हो गए। और इसी विरोध के चलते हुए इनका वॉर हुआ आपका वेदरा का वॉर, जिसको चिनसुरा की लड़ाई हम कहते हैं। तो वो जरूर लिखना, चिनसुरा की लड़ाई लिखना। डचों का पतन, डचों 1583 में भी एक आया था मिशनरी, उसका नाम था रॉल्फ फिंच। तो ये अकबर के टाइम पर आए थे सारे लोग, और इन्होंने जाकर के भारत की समृद्धता के बारे में बताया वहाँ यूरोप में। यानी कि ब्रिटिश जब ये ब्रिटेन गए तो इन्होंने ब्रिटेन जाकर के उनको बताया कि यार कितना समृद्ध है भारत। और मैं भारत की समृद्धता के बारे में आपको बता दूं कि भारत कितना अमीर था। आज दुनिया में जो प्रोडक्शन है, मैं पहले भी तुलना की थी आपसे जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था, कि आज दुनिया में चाइना लगभग 28% प्रोडक्शन करता है, पूरे वर्ल्ड का 28%। भारत की उस समय की जीडीपी पूरी दुनिया का 25% थी, और यूरोप, पूरे यूरोप की जीडीपी से मिलाकर के बहुत ज्यादा थी। अगर ब्रिटेन की जीडीपी से आप तुलना करोगे ना, ब्रिटेन की जीडीपी उस समय पूरी दुनिया की जीडीपी, जीडीपी तो समझते हो ना, वेल्थ होगी, मतलब एक देश की। जैसे कि मैं आपसे पूछूं आपके पास कितना पैसा है, वैसे ही वेल्थ डिसाइड होती है पूरे देश की। तो पूरा देश कितना समृद्ध है जीडीपी दर्शाती है। तो ब्रिटेन की जीडीपी थी पूरी दुनिया का 2% और भारत की जीडीपी थी पूरी दुनिया का 25%। तो ताकतवर देश कौन था? ताकतवर देश कौन था? तो आपको इतना लूटा कि आजादी के बाद तक भी वर्षों तक पानी के जहाजों से सोना ले जाया जाता रहा भारत से ब्रिटेन, लंदन के लिए। जैसे कि आप एक लूट से ऐसे समझना, बहुत सारे लोगों ने मतलब फिक्स तो पता चलता, मिलडेल, जॉन मिलडेल, तो ये तीन बेटे जब यहाँ पर आए तो थोड़ा थोड़ा सामान भी लेके जाते थे। जैसे थोड़ा सा सामान अपनी पहली यात्रा में वास्को ड गामा भी लेके गया, ठीक है। पर अंग्रेज इतने एडवांस कैसे थे उस टाइम? अंग्रेज एडवांस नहीं थे साथी, अंग्रेज एडवांस नहीं थे। आपको मैंने अभी बताया है कि अगर अंग्रेज बहुत ज्यादा एडवांस होते तो सबसे पहले अंग्रेज ही पहुंचते ना, सबसे पहले तो एडवांस पुर्तगाली हुए। लेकिन जब आप फाइट के लिए तैयार हैं, जब आप संघर्ष के लिए तैयार हैं, जैसे मान के चलिए वास्को ड गामा अपनी समुद्री यात्राओं से परेशान होकर के जब उसको तूफान ने घेरा तो उसका उत्साह कम हो जाता, और उसका उत्साह कम होकर के जब उसके सैनिक उससे वापस लौटने के लिए बोल रहे थे तो वो ये कहता कि चलो वापस लौट चलते हैं। तो वहीं पर एक देश का विकास रुकता है, वहीं पर एक देश का उत्साह कमजोर होता है। आप सब में से कितने लोगों ने ओपनहाइमर मूवी देखी है? 1599 वर्ष था जब पुर्तगालियों ने काली मिर्च पर आपका जो टैक्स था उसको और बढ़ा दिया। यूरोप का कोई भी देश अगर ब्लैक पेपर खरीद रहा है तो उसको जो है 5% टैक्स और देना पड़ेगा। अब तो उससे सब लोगों ने बोला यार ये तो पुर्तगाल तो मनमानी कर रहा है व्यापार में, तो हम सबको भी व्यापार के लिए निकलना चाहिए। तो 24 सितंबर 1599 को एक मीटिंग हुई सिटी ऑफ लंदन में। अब हुई मीटिंग 24 सितंबर 1599 को, यहाँ पे याद रख लेना 24 सितंबर में। इन्होंने कहा कि भाई हमको भी व्यापार करना है, और व्यापार के लिए तो आपको चाहिए पैसा चाहिए। तो इन्होंने एक काम करते हैं, आपके शेयर होल्डर्स बना लेते हैं। तो इस टाइम पे इन्होंने 125 शेयर होल्डर बनाए। शेयर होल्डर का मतलब होता है कि जो यहाँ पर निवेश करेगा, कल को जो मुनाफा होगा वो मुनाफा उन लोगों में उसी दर से, जिस दर से उन्होंने निवेश किया उसी हिसाब से, मान के चलो 10% लगाएगा तो कल मुनाफे का 10% भी उसको मिलेगा। 125 शेयर होल्डर इकट्ठा किए और एक राशि इन सब लोगों ने इकट्ठी की, वो थी 72,000 पाउंड। क्योंकि ब्रिटेन में राशि क्या चलती है? आपका पाउंड चलती है। 72,000 पाउंड रुपए की, यानी कि 72,000 पाउंड इन्होंने इकट्ठे कर लिए। 72,000 पाउंड की धनराशि इन्होंने इकट्ठी कर ली कि भाई हम भी अब ईस्ट के देशों के साथ में, पूर्व के देश, सिर्फ भारत नहीं, आप लिखे अन्य किस किस देश के साथ में व्यापार करना चाहते थे? एक देश का नाम लिखे आप, कल की कक्षा से आप समझ चुके होंगे। भारत ही इनका मकसद नहीं होता था, इनका मकसद होता था आपका जितने भी दक्षिण पूर्व के देश थे उन सभी से, या हम बोले एशिया के दक्षिण पूर्व के जितने भी देश थे, चाहे भारत हो आपका, या आपका मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे सुमात्रा हो आपका, बहुत बढ़िया जावा कई साथियों ने लिखा। फिर उसमें आपका उसी के सहारे से भाई चाइना वगैरह ये सब जितने भी देश हैं उन सबसे व्यापार हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो इन लोगों ने इतना इकट्ठा होकर पैसा तो इकट्ठा कर लिया। अब पैसा इकट्ठा कर लिया तो परमिशन कैसे ले? परमिशन भी लेनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो आप अपने देश में कोई कंपनी बना लो, आप सारे स्टूडेंट और मैं मिलकर कंपनी बना लें और हम कंपनी का नाम लिख लें एक्स, और हम बोलें सारे लोग मिलकर के कि भाई हमको जो है ना वो आपका व्यापार करना है हम सारे लोगों को, किसके? अफ्रीका के साथ में। और हम जो संगठन में जितने लोगों ने पैसा दिया हम सब मिलकर कहाँ चले जाएं? देश के प्रधानमंत्री के पास में जाएं। भाई वास्तविक शक्ति कौन है हमारे देश में? पीएम। हम पीएम से बोले जाकर के कि आप हमको ऐसी पावर्स दो कि अफ्रीका के साथ में हम व्यापार करेंगे, और उससे जो आपका फायदा होगा वो फायदा देश को भी होगा, और उस पर जो भी टैक्स वगैरह होंगे या आपका वो हम देश में जमा करेंगे। तो पीएम क्या बोलेंगे? ठीक है तुम प्रोसीड करो, लेकिन साथ में क्या है, कोई और कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, हम अकेले होनी चाहिए, मोनोपोली होनी चाहिए हमारी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी ऐसा नहीं आप 10-5 कंपनियों को परमिशन दे दो फिर हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो हम उस व्यापार को उतने अच्छे तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये सब लोग किसके पास गए? ये सब लोग गए ब्रिटेन की महारानी के पास में, और ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी उस समय एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के पास में सारे लोग जाते हैं, और एलिजाबेथ ने क्या किया इनको? भाई इन्होंने, एलिजाबेथ ने आपका इस कंपनी को बोला मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। उन्होंने बोला कि हम कंपनी बना रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है कंपनी आपका दस्तावेज के रूप में हो, भाई कंपनी होगी तो प्रोफार्मा होगा ना उसका, कौन है कंपनी में शेयर होल्डर्स, कौन है कंपनी का डायरेक्टर, कौन है। तो उस तरह से वो पूरा प्रोविजन बना करके एक डॉक्यूमेंट फाइल किया गया कि भाई ये कंपनी है, और उस कंपनी की स्थापना हुई, याद रख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया, इसको भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोलेंगे। दरअसल इसका नाम इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, गौर करिए मेरी बात पर, इस समय तक इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम तो बहुत बाद में पड़ा, 1708 में, जब दो नई कंपनियों को और साथ में जो कंपनी 1600 में बनी, तीनों को मर्ज करके कंपनी बनाया गया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जनरली इंग्लैंड और यूके में क्या अंतर है, जो मैं लिख रहा हूँ आपको सिर्फ इतना लिखना है तो आपको हमेशा याद रहेगा। ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, इनमें क्या अंतर है जरूर लिखें जिन साथियों को पता हो। तो कभी भी आपके सामने आएंगे नाम तो आप समझ पाओगे अंतर क्या है इसके, ठीक है। देखो ये रेड मार्क दिख रहा है आपको यहाँ पर, मैं भी बना देता हूँ रेड मार्क, ये जो रेड मार्क है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे, और आपका ये जो ब्लैक हिस्सा है इसमें एक नाम लिखा हुआ है इंग्लैंड। इंग्लैंड देख पा रहे हैं? मैप क्लियर आप सब लोगों के लिए? ये इंग्लैंड है, ओके। अगर हम आते हैं आपका यहाँ पर इस हिस्से को देखने जरा ध्यान से, इसमें एक नाम लिखा हुआ है आपका वेल्स। ये कौन सी जगह है? वेल्स है, ये आपका इंग्लैंड है, ठीक है। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है? इसके ऊपर ये आपका स्कॉटलैंड है। क्या है? स्कॉटलैंड।
ये आपका सारा का सारा इधर आयरलैंड है, आयरलैंड। और अगर इस आयरलैंड में हम देखें इस ऊपर वाले हिस्से को, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। कौन सा आयरलैंड है ये पूरा आयरलैंड है, इसमें ऊपर नॉर्दर्न आयरलैंड है और इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नीचे की तरफ ये क्या है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। फिर से रिपीट करता हूँ, चार चीजें आपने देखी, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आपका ये क्या हो गया, आयरलैंड। आयरलैंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, ऊपर नॉर्दर्न आयरलैंड है और नीचे की तरफ है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। बात क्लियर है यहाँ तक की? अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इंग्लैंड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंग्लैंड एक अलग देश है। इंग्लैंड में किसी को कोई कंफ्यूजन, इंग्लैंड इसकी राजधानी लंदन है। इंग्लैंड आप सब लोगों को साफ दिख रहा है, एक अलग देश है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिटेन क्या है फिर। तो जो ये ब्रिटेन है, कभी भी जब ब्रिटेन बोलेंगे तो ब्रिटेन का मतलब होगा इंग्लैंड प्लस वेल्स, इंग्लैंड प्लस वेल्स, यानी कि ये हिस्सा और इस हिस्से को मिला दिया जाए। यानी कि अगर हम इतने की बात करें सारे की, तो ये क्या बन जाता है इतना हिस्सा, इसको बोल देते हैं हम इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर के ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद में बात आती है ग्रेट ब्रिटेन की। फिर ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है, तो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है आपका, हम कहेंगे आपका स्कॉटलैंड को भी, तो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के साथ में आपका वेल्स और वेल्स के साथ में आपका इंग्लैंड। मैप पर देखो कौन से तीन की बात हम कर रहे हैं। तो जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ये भी और इन तीनों को मिला करके तो हमारा बनता है ग्रेट ब्रिटेन। हम सब करें, बात क्लियर है? ये इंग्लैंड है सिर्फ, इसमें वेल्स को यदि मिला दिया जाए तो ब्रिटेन बन जाएगा, और यदि इसमें स्कॉटलैंड को भी मिला दिया जाए तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। और चौथा शब्द आता है आपका यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम क्या होगा, जो ग्रेट ब्रिटेन है हमारा, यानी जो तीन देशों को मिलकर बना है, उसमें हम जोड़ दें आपका नॉर्दर्न आयरलैंड को, सिर्फ नॉर्दर्न को, साउदर्न को नहीं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को नहीं, सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड को, क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है आपका, ये आपका यूरोपीय संघ का हिस्सा है, यूरोपियन संघ का हिस्सा है, ओके। और अगर हम इस सारे को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटेन आइल्स भी कहा जाता है। ये सब हमेशा आपको क्लियर होनी चाहिए। बात क्लियर है यहाँ तक कि आगे चलें अभी? कोई परेशानी? एलियट की डेथ हुई 1603 में, सेम डे राजा बना आपका जेम्स। जेम्स फर्स्ट ने क्या बोला आपका, कि ये जो एक आपका कंपनी के जो राइट है वो किसके लिए होंगे, वो फॉरएवर होंगे, यानी हमेशा के लिए होंगे, हमेशा के लिए, ओके, हमेशा के लिए। और अस्थायी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ साथी, मैं पूछ रहा हूँ भारत की पहली फैक्ट्री, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री, तब किसको कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया वही है 1611 में, नहीं, आपका आंसर गलत हो जाए। आपको लिखना है सूरत। क्यों लिखना है सूरत? क्योंकि जो सबसे पहले परमिशन मिली थी जब ये दरबार में आया था हॉकिंस, तो 1608 में ही उसको परमिशन मिली थी आंशिक रूप से, कि भैया सूती वस्त्रों पर थोड़ा सा बिजनेस करना है, दरबार में रखते हो यार। जहांगीर शराब के नशे में था, जहांगीर एक दिन इन्होंने खूब ब्लाई की शराब पिलाई थी, उसे मैंने तुम्हें बताया था। अब नशे में था वो, जैसे व्यापार की बात करता था जहांगीर कुछ और बात करता था, कहता वहाँ पे घोड़े कैसे हैं यार, इतने अच्छे घोड़े वहाँ से मिल सकते हैं। तो एक दिन उसी स्थिति में उसने कहा यार तू रोज एक ही बात लेके बैठता है, ठीक है सूरत में थोड़ा सा कर लो काम, लेकिन थोड़ा सा सूती वस्त्रों का। तो 1608 में परमिशन मिली थी, 1608 में। लेकिन जब पुर्तगालियों का और स्वाली वॉर हुआ 1611 में, 1611 में क्या हुआ था आपका, 1611 में हुआ था स्वाली वॉर। स्वाली युद्ध किस वर्ष हुआ? तो स्वाली वॉर हुआ था अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में, इसमें मिडलटन ने लड़ा था। तो स्वाली वॉर के बाद में इसने कहा यार तुम यहाँ लड़ने आए हो चाचा, हम यहाँ गद्दी पे बैठे हुए हैं, सबसे ऊंची गद्दी पे, और तुम पटबीजने से आदमी यहाँ बिजनेस के लिए आते हो और फिर लड़ते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़ने की? इनकी परमिशन रद्द करो। एक तो बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ा रहे, हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पे झगड़ा कर रहे हो। सब लोगों ने समझाया उसको जाकर, तो परमिशन कैंसिल होती थी। इसके बाद में फिर कहते हैं हॉकिंस ने उससे माफी मांग ली। तो 1611 में हॉकिंस अपने जाने से पहले माफी मांग के गया, और साथ में एक आंशिक फिर से उसने बोला ठीक है बदतमीजी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बदतमीजी करोगे तो जिंदा गाड़ देंगे जमीन में। उसने ठीक है भाई साहब बिल्कुल नहीं करेंगे, तो उसने उसकी बात मान ली। तो ये जो परमिशन थी 1608 में, कहाँ पे, सूरत में, सूरत में जो परमिशन मिली थी, ये बीच में कैंसिल कर दी गई और इसको फिर से बहाल किया गया, बहाल किया गया, क्योंकि मुगल शासक उस समय शक्ति थे। 1611 में पुनः, तो पहली फैक्ट्री कौन सी लिखोगे हमेशा, तो ये बन गई ना, अगर नहीं बनती तो लिख देते हैं। तो 1611 में पुनः स्वीकृति इसको मिली, 1611 में इसको पुनः स्वीकृति मिली, ठीक है, नहीं 1611 में कैंसिल हुई, 1612 लिखेंगे तो ठीक रहेगा। 1612 में पुनः स्वीकृति मिली। बात कर गया था इसके लिए कौन, आपका हॉकिंस ही 1611 में जाते टाइम, लेकिन फिर बाद में उन्होंने विचार किया, अन्य लोग आए, 1612 में फाइनली परमिशन मिली। तो जैसे ही परमिशन मिली तो इस घटना से हुआ क्या, तो पुर्तगालियों के कंट्रोल में हुआ करता था बम्बई, तो बम्बई इन्होंने दहेज में दे दिया, जैसे कि बाप का हो, कंट्रोल इनका हो गया। देख रहे हो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए और हमारे यहाँ की जगह को दहेज में देने लगे, और बम्बई दहेज में दे दिया। इस घटना के बाद में क्या मिला था इसको, बम्बई दहेज में मिला। किसको मिलेगा जी, बम्बई दहेज में मिला, बम्बई मेरी जान, बम्बई दहेज में मिला। अब ये क्या काम करता है, इसको कब मिला दहेज में, 1661 में। इसी बम्बई को इसने 1668 में, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, एक एनुअल रेंट पर, इतना मामूली सा 10 पाउंड, सिर्फ 10 पाउंड, एक पाउंड आज समझ लो थोड़ा डॉलर से महंगा होता है, बस इन्हीं से तुलना कर लो, वार्षिक किराए पर दे दिया। तो अंग्रेजों को बम्बई का प्राप्त हुआ। देखो ध्यान से समझना सारी चीजों को, अपना कॉमन इनसाइट डेवलप रखो। मैंने कहा ये कलकत्ता पहुंचे, इधर नहीं, कलकत्ता बंदरगाह। यहाँ पर हमने आपको बताया मद्रास अर्थात चेन्नई की अगर हम बात करें, चेन्नई में पहुंच गए या नहीं। और तीसरा भारत का जो बंदरगाह है मुंबई, यहाँ पर ये पहुंच गए या नहीं। भारत में 4 महानगर कहे जाते हैं आज भी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब दिल्ली में तो कोई बंदरगाह है नहीं, तो बचे 3 प्रमुख बंदरगाह, मुंबई हो गया एक, तो मुंबई बंदरगाह, एक कोलकाता बंदरगाह हो गया इधर पश्चिम बंगाल में, और इधर हो गया आपका चेन्नई। तो इन तीनों पर कंट्रोल हो गया या नहीं हुआ, तीनों पर अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ धीरे धीरे या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। तो इनका जो शक्ति है वो बढ़ता जा रहा है, ये बात याद रख लेंगे। 1661 के बने था मुंबई, तो इसने इसको एक शहर घोषित किया और आसपास बस्तियां स्थापित करनी शुरू की। कौन वो व्यक्ति है जो मुंबई का संस्थापक माना जाएगा, गेराल्ड अंगियर। गेराल्ड अंगियर कब, 1669। गेराल्ड अंगियर, गेराल्ड अंगियर लीड, उसने कहा कौन है जी, उसने कहा जी कोई वो है जोसिया चाइल्ड। इसने, ये जोसिया चाइल्ड इतना कलाकार है, जॉन चाइल्ड, इसने ब्रिटेन को चिट्ठी भी लिख दी और कह रहा जो भी तुम हमें मदद दे सकते हो ना, तोप गोले वो भेज दो, इनको मारेंगे मुगलों को। ब्रिटेन से कुछ तोपे और गोले आए भी इसके लिए, बोलो लड़के में जोश है, नाम भी जोसिया चाइल्ड है, बच्चा है तो क्या हुआ, जोश तो है, सोच रहा होगा कुछ, शायद मुगल सल्तनत को उखाड़ फेंकेगा। उधर औरंगजेब को जब पता चला, बोला इन्हें घसीट के लेके आना वहां से। तो जो कलकत्ता का संस्थापक है ना, एक गुलाब चारनाक, वो भी यहीं पे था, मैंने कलकत्ता को बसाया है। तो उसकी आंखों के सामने से इसको घसीट के लेके गए बंगाल से, थप्पड़ मारते हुए। मुगल सेना ताकतवर थी इनके मुकाबले में, इसको थप्पड़ मारते हुए मुगल दरबार में ले गए। बड़ा चर्चित फोटो आता है, शायद मैंने आपको दिखाया भी था पॉलिटी में, ईस्ट इंडिया कंपनी जब मैं आपको एक्ट पढ़ा रहा था। तो इससे बोला गया कि सामने लीड जा पहले तो दरबार पे, अब तुम नाक रगड़ औरंगजेब के जूते से। औरंगजेब ने से नाक रगड़वाई। इसने बोला ये क्या बवाल हो गया, करना क्या चाह रहे थे, ये तो क्या हो गया, बिना प्लानिंग के बवंडर कर दिया है, सब बवंडर हो गया है। अब इसको बोला भाग जाओ, जितने बाकी के अंग्रेज थे मुगलों की कार्रवाई से वो सब भागे फुलटा द्वीप, कलकत्ता के पास में फुलटा द्वीप पे जाकर के छुपे सब लोग।
तो इसने जोश जोश में गड़बड़ कर दी। उसने कहा एक काम करो, तुम अपना बोरिया बिस्तर लपेटो, सारे अंग्रेज यहाँ से बाहर निकलो। तो जॉब चारनाक वो समझदार व्यक्ति था उस समय जिसने अंग्रेजों की स्थिति को संभाला। जॉब चारनाक गया, औरंगजेब से उसने माफी मांगी। उसने कहा अंकल जी माफ कर दो, गलती होगी, आपके बच्चे हैं। हट दूर, अंकल जी प्लीज माफ कर दो, आपके बच्चे हैं, खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्या खाएंगे जिंदगी में, कुछ है ही नहीं, अपना देश वतन छोड़ के यहाँ आ गए हैं, इस देश के असली मालिक तुम हो, इस समय तुमसे उम्मीद रख सकते हैं, मालिक भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा अच्छा फिर बदतमीजी क्यों करते हो? बोला नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बोला बदतमीजी करके और ये बोलोगे बदतमीजी नहीं करेंगे, जुर्माना देना होगा। अंकल जी दे देंगे, जुर्माना होगा 1.5 लाख रुपए, अंकल जी दे देंगे। 1.5 लाख रुपए जुर्माना औरंगजेब ने वसूला। बोला चुपचाप कान दबा के बिजनेस करना, व्यापार के लिए आयो, नेता मत बनो यहाँ, नेता बनने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो मान गया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे, जॉब चारनाक ने। जॉब चारनाक याद लेना, 10,000 रुपए, दिनार समझ लो, 10,000 रुपए वार्षिक देंगे ये। और उस 10,000 रुपए में क्या होगा, सूरत के बाकी जितने भी टैक्स होंगे वो फ्री रहेंगे। बाकी ये कहीं भी सामान लाएं ले जाएं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट अतिरिक्त करने लगना, बस 10,000 रुपए इकट्ठे देंगे सूरत के। 10,000 रुपए वार्षिक में सूरत के सभी कर माफ। ये ट्रेड फ्री टैक्स, क्या बोलेंगे, ट्रेड फ्री टैक्स नहीं, ट्रेड फ्री बिजनेस, ट्रेड फ्री बिजनेस। ओडिशा के सभी कर माफ, आवाजाही कितनी भी हो, ये अपने सामान को कहीं भी लेके जाए, कोई और बाकी टैक्स नहीं लगेगा, इकट्ठा ही पैसा देंगे। ठीक है, ट्रेड फ्री बिजनेस इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फॉर 3,000 एनुअली। एनुअली है, कितना है, वार्षिक है, ये बात आपको याद रख लेनी है, कोई दिक्कत? तो भैया अंग्रेजों को मजा आ गए, बोलेंगे भाई फटाफट से। डच व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डचों ने बंगाल में हुगली के माध्यम से रेशमी, हाँ जी रेशमी वस्त्रों का मैंने कहा था ना, इन्होंने शाहजहां ने इनके व्यापार पर रोक लगाई, हुगली में यही काम करते थे। डचों द्वारा सूरत में लौंग नहीं भैया यहाँ संग्रहित नहीं करते थे, क्योंकि दक्षिण में ये मसाले होते थे, दक्षिण में ही संग्रहित करते थे, केवल एक। अभी पूछा गया सीएपीएफ 2024 में। डचों ने बंगाल में अपनी पहली बस्ती स्थापित की थी। डचों ने कहां पर स्थापित की थी अपनी पहली बस्ती? बंगाल में। तो बंगाल में कहां पर? चिंसुरा, 1653। पेद्रा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में कब लड़ा गया था? 1759 में। इसको चिंसुरा का युद्ध भी हम कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया, जिसे द मर्चेंट एंड वेचर्स के नाम से जाना जाता है। हाँ जी। इसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा निश्चित काल के लिए, क्या निश्चित काल के लिए दिया था उन्होंने? 15 वर्ष के लिए, ये गलत हो गया। उन्होंने 1608 में सूरत में कारखाना खोलने का निर्णय लिया। हाँ जी। कंपनी ने व्यापार पर एक अधिकार जेम्स प्रथम ने 1609 में खत्म कर दिया। नहीं, जेम्स प्रथम ने हमेशा के लिए कर दिया था, खत्म नहीं। ए और सी ठीक होंगे, केवल ए और सी सही होगा।